नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPAG 172 जिसका शीर्षक है शासन, मुद्दे और चुनौतियां। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 6 तक पढ़ लिया है, जिसके सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे इकाई 7 की, जिसका शीर्षक है शासन की चुनौतियों और नौकरशाही की बदलती भूमिका। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जून 2024 जो कि 8 तारीख से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है, नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर जूम क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपका इसमें टॉपिक है, देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मतलब जो है शासन को लेकर है, ठीक है। और लास्ट में इसमें नौकरशाही के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आप ऑलरेडी जानते हैं नौकरशाही क्या होती है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में शासन के बारे में ही हम शुरू से पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 से अगर आप गौर करें तो यूनिट 1 से लेकर अब तक सिर्फ शासन 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 ही पढ़ रहे हैं। तो अब तक आप ये जान गए होंगे कि शासन है क्या, उसका ढांचा कैसा होता है। फिर भी चैप्टर में आपका पॉइंट है तो मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन काफ़ी ब्रीफ में पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है शासन की अवधारणा या शासन का उद्भव। देखिए, अगर हम शासन की बात करें ना तो ये शासन कोई नई व्यवस्था या नई चीज़ नहीं है। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव जब सभ्य हुए, मानवों ने सभ्यता सीखी, मानवों ने समुदाय बनाया, गांव बसाया, शहर बसाया, तो 110% ये बात आप जानते हैं कि जानवरों में भी एक राजा होता है, शेर में भी एक किंग होता है, कुत्तों में भी एक जो खतरनाक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कुत्ता रहेगा वो उसका बॉस होगा। तो उसी प्रकार इंसानों में भी जो सबसे ताकतवर इंसान होगा या जो सबसे बुद्धिमान इंसान होगा वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। यानी वो शासन करेगा, बाकी उन लोगों पर, बाकी उन जनता पर क्या करेगा, शासन करेगा। तो कहने का तात्पर्य शासन कोई नई चीज है नहीं। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब से हम सभ्य हुए, तब से जो है वो शासन व्यवस्था चली आ रही है। हाँ, धीरे धीरे वो उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसकी आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ये अलग बात है। अगर चाणक्य की बात करें, आपके बुक में, किताब में, पुस्तक में यहाँ पर दिया गया चाणक्य के बारे में, अगर चाणक्य की बात करें तो 400 ईसा पूर्व जो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, ग्रंथ की रचना की, उसका नाम था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में उन्होंने शासन, राज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा को शासन कैसा करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आप हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में मनुस्मृति को पढ़ें तो मनुस्मृति में बताया गया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए या एक राज्य को कैसा होना चाहिए। बात बात पर लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है शासन का, राज का, राजा का, सत्ता का, ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। क्या है? सदियों पुराना है। तो शासन का अर्थ मैंने जो है बार बार आपको बताया कि शासन का अर्थ होता है क्या, किसी पर राज करना, किसी पर शासन करना। शासन करने के लिए क्या चाहिए, जनता चाहिए और एक शासक या राजा चाहिए। राजा रहेगा तभी तो शासन कर पाएगा, और शासन के लिए राजा को जनता चाहिए होता है। जनता रहेगी तभी तो राजा उस जनता पर शासन करेगा। तो ये हो गया शासन के बारे में। इसको आप बुक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स परचेज करना है इस सब्जेक्ट का तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए, क्योंकि 8 को एग्जाम है, 2 तारीख आज हो चुका ऑलरेडी, आपके पास 5 से 6 दिन जो है वो बचा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं शासन के ढांचा के बारे में। देखिए, किसी भी चीज़ का ना ढांचा होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, ढांचा। आप घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, दफ्तर बनाते हैं, उसका भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। अपना घर तो आप ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिए। सबसे पहले आपने क्या दिया, पिलर वगैरह दिया, ठीक है, जमीन के अंदर फाउंडेशन वगैरह किया, तब जाके आपने एक घर बनाया। तो किसी भी चीज़, हमारे बॉडी को देख लीजिए, हमारे बॉडी में एक ढांचा है, उसे कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन। उसके बाद उसके ऊपर मांस चढ़ाया गया, चमड़ी चढ़ाई गई, अंग लगे। तो ढांचा बहुत जरूरी है। बिना ढांचा के कोई भी शासन व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत तरीके से चल नहीं सकता। यानी शासन के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा ढांचा का होना चाहिए। आप देख लीजिए पाकिस्तान की सरकार की जो अगर बात करें तो पाकिस्तान की सरकार कैसे लड़खड़ाती है।
5 साल टर्म पूरा ही नहीं कर पाता कोई प्रधानमंत्री। क्यों? कारण क्या है? शासन का ढांचा ही अच्छा नहीं है। भारत को देखें, किसी की भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, हम लोग 5 साल पूरा कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भारत में। ठीक है, हर सरकार अपने टर्म में ये पूरा कर लेती है, अच्छा काम करती है, शासन की बात करें तो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री को लेकर हम लोग लड़ रहे होते हैं या अपने प्रधानमंत्री को हम जेल भेज दिए। पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में अपने प्रधानमंत्री को जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे लटका दिया, ऐसा होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शासन का ढांचा बहुत ही मजबूत है, सुदृढ़ है और अच्छा है। अब और आगे अगर इसमें डीपली अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि शासन प्रक्रिया जो चलती है ना, तो एक ढांचा है। ऊपर में राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे उनके मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्री आते हैं, कैबिनेट के मंत्री के बाद क्या आ जाएंगे? राज्य मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आ जाएंगे, उसके बाद लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की बात करें तो राज्यपाल है, फिर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अपना खुद का क्या कैबिनेट है, बड़ा राज्य है तो विधानसभा के साथ साथ जो क्या है विधान परिषद है, यानी एमएलए है और एमएलसी है। तो ये पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है और ढांचे के अंतर्गत ही जो क्या होता है, काम होता है। न्याय के लिए न्यायपालिका है, कानून बनाने के लिए विधायिका है, कानून को लागू करने के लिए क्या है, कार्यपालिका है। तो इसे कहते हैं क्या, शासन का ढांचा। चलिए अब बात करेंगे शासन की गुणवत्ता। शासन की गुणवत्ता अर्थात शासन की गुणवत्ता का अर्थ होता है क्वालिटी। देखिए गुणवत्ता को समझिए, गुणवत्ता क्या होता है, या तो अच्छा या तो खराब। हम लोग नहीं बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, यानी क्वालिटी। ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो शासन की भी क्वालिटी हो सकती है। पाकिस्तान का भी मैंने एग्जाम्पल लिया, तो पाकिस्तान का जो शासन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, भारत की अच्छी है। सुशासन एक शब्द है, सुशासन, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब मैं आपको ले चलूंगा बिहार। बिहार में एक बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री अभी हैं बिहार के, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशासन बाबू। अगर जो बिहार से जो बच्चे हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं। तेजस्वी यादव को कई बार आपने देखा होगा, या फिर यूट्यूब में जाकर आप एक बार सर्च कर लीजिए बिहार के सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी का नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दावा तो करते हैं कि मैं शासन व्यवस्था अच्छा चला रहा हूं, लेकिन चला नहीं पाते हैं। तो उन्हें तंज मारकर, उन पर तंज कस के, टिप्पणी करके विपक्ष क्या बोलता है कि सुशासन बाबू। ठीक है, आई बात समझ में? तो सुशासन का अर्थ क्या है? सु यानी अच्छा शासन, सुशासन मतलब अच्छा शासन। चलिए अब एक चीज यहां पर देखिए, सुशासन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था सन 1989 में, वो भी विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। सुशासन शब्द की अवधारणा की पहचान बाजार में सुधार के लिए संरचनात्मक अनिवार्यता के रूप में की गई, यानी ये जरूरी है शासन में। चूंकि सु एक व्यक्तिविशिष्ट शब्द है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग भी विशिष्ट हो। सुशासन शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, इसको लेकर कई प्रतिस्पर्धी मत हैं, यानी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इस शब्द को लेकर। तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे, सुशासन का अर्थ होता है अच्छा शासन, क्योंकि गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर शासन अच्छी हो वहाँ पर हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छी है। देखिए ना, आपके बुक में साफ साफ दिया गया है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, सुशासन का क्या बात होता है, संस्थाएं कैसे काम करती है, अच्छा से काम कर रही है तो सुशासन लागू है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो नहीं। कोई दफ्तर है, दफ्तर में जो अफसर है वो अफसर अगर टाइम पे ऑफिस आ रहा है तो सुशासन लागू है, नहीं आ रहा है तो नहीं लागू है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है शासन की चुनौतियां। तो आइए शासन की चुनौतियों को पढ़ते हैं। देखिए विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश के अंदर अपनी अपनी समस्याएं हैं। भारत की अपनी समस्याएं हैं, अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, पाकिस्तान की अपनी समस्या, चीन की, हर देश की अपनी अपनी क्या है समस्या है। भारत की समस्या की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा समस्या आबादी को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर है। अभी महाराष्ट्र में जो वो पॉर्ट्स, पुणे में जो वो गाड़ी एक्सीडेंट वाला कांड हुआ, इसमें पोल खुल गया किसका, महाराष्ट्र के सरकार का और उसके जुडिशरी सिस्टम का। ठीक है, तो इसको लेकर चिंता का विषय है। भारत में बढ़ते बलात्कार के मामले, इसको लेकर भी चिंता का विषय है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रंग भेद की नीति, यानी काले गोरे को लेकर वहाँ मारपीट होते रहता है, फायरिंग वगैरह होते रहता है। वहाँ पर जो मैक्सिको से अवैध तरीके से लोग घुस जाते हैं,
ये भी एक बहुत बड़ी वहाँ चिंता का विषय है। चीन की चिंता का विषय क्या है? वहाँ की जनता लगातार सरकार के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैला रही है, सरकार का विरोध कर रही है। पाकिस्तान का हाल तो पता है भैया, भीख मांग रहा है, रोटी वगैरह कपड़ा वगैरह कुछ है नहीं पहनने को, खाने को। तो हर देश की अपनी शासन की चुनौतियाँ होती है, ठीक है। देखिए अब ये शासन की चुनौती जो होती है ना, तो शासन में रुकावट पैदा करती है। अभी भारत में कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, दलित एक्ट को लेकर धरना प्रदर्शन हुए थे, तोड़फोड़ हुआ था, CAA NRC को लेकर जो है वो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, रोड जाम हुआ था। तो ये सब शासन के लिए चुनौतियां हैं। तो शासन में चुनौतियां, सवाल है कि सर पैदा कैसे होता है? सर शासन में चुनौतियां पैदा कैसे होता है? देखिए हर लोगों को खुश करना सरकार के लिए संभव नहीं है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। हर व्यक्ति को खुश करना सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार के कामों से जो समुदाय, जो व्यक्ति खुश नहीं होता है, वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता है, और यही शासन की चुनौतियां हैं। और भी चुनौतियां क्या क्या है? देखिए आपकी बुक में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, क्या है? बढ़ती आबादी, नौकरी की समस्या, बेरोजगारी, नौकरशाही के साथ समस्याएं, सरकार का दबाव, उसके बाद सरकारी संचालनों में सख्ती और अक्षमताएं, भ्रष्टाचार, जवाबदेही का अभाव, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अभाव, नागरिकों के प्रति अनुक्रियाहीनता, शासन में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए फिर से। शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, यानी अभी जो विपक्ष बोल रहा है ना, अडानी अंबानी, यही वाला बात कि शासन में भी प्राइवेट कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका क्या है? आगे आपका है नौकरशाही की बदलती भूमिका। देखिए नौकरशाही की बदलती भूमिका, सबसे पहले समझिए नौकरशाही है क्या। देखिए किसी बड़े सरकारी संस्थान में जो अफसर काम करते हैं, जो सरकारी अधिकारी, बड़े सरकारी अधिकारी काम करते हैं, उन्हें नौकरशाह कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट। आप बोलेगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। अभी हमारे जो अजित डोभाल हैं वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। हमारे जो S जयशंकर साहब अभी विदेश मंत्री हैं वो पहले ब्यूरोक्रेट ही थे, यानी सरकार के बड़े संस्थान के बड़े अफसर पद पर तैनात थे, यानी एक IAS अधिकारी। तो उन्हें कहते हैं ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह। तो नौकरशाही की बदलती भूमिका का अर्थ होता है कि आपके काम में बदलाव। तो यहाँ पर दो तरीके के चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉर्मल चीज़ की, फिर पॉजिटिव की पहले बात करेंगे, फिर नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव की बात करें तो हर एक स्तर पर हर एक अलग अलग ब्यूरोक्रेट का अलग अलग पैमाना होता है, अलग अलग भूमिका होती है। अगर आप एक IFS अधिकारी हैं, यानी आपकी सर्विस विदेश में है, विदेश माने दूसरे देश के कहाँ पर है, हमारा अमेरिका, अब मान लीजिए अमेरिका में हमारा क्या है, एम्बेसी है, तो वहाँ पर आपका काम है, तो आपकी भूमिका वहाँ के लिए अलग होगी। और भारत के विदेश मंत्रालय में अगर आपका काम है, आप वहाँ नौकरी करते हैं, तो वहाँ आपकी भूमिका अलग होगी। तो जिसका जैसा पद, उसकी वैसी भूमिका, उसका वैसा काम। आई बात समझ में? देखिए आपके बुक में यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ लिख दिया है कि इनकी अलग अलग भूमिका होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अलग अलग स्तर होता है। टॉप स्तर जो होता है वो नीति निर्माण करते हैं, जो सबसे टॉप लेवल के अधिकारी होंगे, जो मोदी के साथ रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये करना है, वो करना है सर, ऐसे विदेश नीति, अमेरिका से ये डील कीजिए सर, इजराइल से हथियार मंगवाइए सर। तो वो लोग नीति निर्माण करते हैं, कानून बनाने में सरकार की वो लोग हेल्प करते हैं, तो वो सबसे टॉप लेवल के हो गए। उसके बाद मिडिल लेवल के, अब जो टॉप लेवल के हैं उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका है सरकार को मार्गदर्शन करना, सरकार को परामर्श देना। सलाहकार होते हैं ना अलग अलग नेताओं के, मंत्री की वे टॉप लेवल के होते हैं। प्रधानमंत्री का जो सलाहकार होगा, सोचिए प्रधानमंत्री उनसे सलाह लेते होंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, गाजा और आपका इसमें युद्ध चल रहा है, इजराइल में, तो क्या करना है। तो वो सबसे टॉप लेवल का हो गया, ठीक है। अब मोदी जी उनकी बात को सुनकर ही काम करेंगे। फिर मिडिल लेवल में आ गया, उसमें क्या आ जाएगा, पर्यवेक्षण, यानी जाँच करना, समन्वय, एक दूसरे से मिलना, नेटवर्किंग का बात, संचार का बात, ये सब होगा मिडिल स्तर में। यानी कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिका है। आई बात। अब नेगेटिव चीज़ की बात करें तो इस तथ्य को अगर आप गूगल करें ना, तो आप पाएंगे कि एक घटना का वहाँ पर जिक्र है पंजाब में,
घटना का जिक्र यह है कि एक नौकरशाह एक आईएएस अफसर किसी एक लड़के पर झूठा एफआईआर करती है, यानी अपने पद का दुरुपयोग करना। क्या करना? अपने पद का दुरुपयोग करना। तो कई बार जो है कई आईएएस अफसर को दिखाया भी गया। कुछ दिन पहले नहीं हुआ था, एक मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में ही क्या हुआ था कि जो आईएएस साहब थे वो अपने यहाँ कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं, उन्हें डांट रहा है, वो भी गलत तरीके से। तो तुरंत जो है क्या किया, मध्य प्रदेश के सीएम ने उन्हें जो है वो क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आई बात समझ में? उन्हें कह रहा था नौकर हो, नौकर की तरह रहो, इस टाइप से उनसे जो है वो बात कर रहे थे वो आईएएस अधिकारी। तो उनकी यही बदलती भूमिका है, रवैया बदल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है और बिहार वाला जो क्वेश्चन था सुशासन बाबू, अगर आप बिहार से हैं और आपको अगर ये पता है कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहते हैं, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे पता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट में भाई थैंक यू लिख दीजिएगा। इतने लोग वीडियो देखते हैं, बस कमेंट 2-4 आते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए वीडियो काफ़ी जो है ना हम लेट से बना देते हैं कभी कभार। अगर आप लोग कमेंट करेंगे भर भर के ना तो अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है मुझे कि चलो भाई आप लोग भी कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा बटन ही तो दबाना है भाई, थैंक यू ही तो लिखना है। वीडियो देखते हुए थैंक यू लिख दो ना, काम खत्म। लाइक भी उतना नहीं आप लोग करते हैं, लाइक क्या कीजिए, कमेंट क्या कीजिए, इससे हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।